वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के ब्लड रिलेशन टॉपिक के दूसरे लेक्चर को लेकर आया हूं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल ABS एकेडमिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट दे करके बताइए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लेक्चर को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध, और इस टॉपिक के आज हम दूसरे लेक्चर को करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक लेक्चर इस टॉपिक पे करा रखा है, वो मेरे चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा। रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशंस पे जाकर के आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, डिफेंस हो, टेक्निकल हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन वहां पे पक्का श्योर शॉर्ट होगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। ब्लड रिलेशन में जनरेशन गैप और जेंडर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखी है। टोटल हमने 9 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में करा था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको ये वाला लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं 4 से 5 लेक्चर में ब्लड रिलेशंस को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मींस अगले 3-4 दिनों में ब्लड रिलेशंस आपका पूरा कवर हो जाएगा। हर एग्जाम के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा ताकि आप कोई भी एग्जाम दो एसएससी के अंदर या बैंकिंग का या रेलवे का, तो ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आता हो आप उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। मैं दोनों में आपको बताऊंगा। जैसे बोला है ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बी है और इस बी के पिता है, पिता इनके ऊपर होंगे, एक जनरेशन ऊपर, और क्योंकि फादर है तो मेल मतलब ट्रायंगल, ठीक है। फिर बोला है सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी बी की पुत्री है। अब ये जो बी है, बी की एक पुत्री है सी, जो बी के नीचे आएगी, और क्योंकि पुत्री है फीमेल को रखते हैं सर्कल में। फिर बोला है डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है। ये देखिए जो बी है, बी का एक भाई है, भाई बगल में आ जाएगा डी, और क्योंकि भाई है मतलब ये मेल है तो ट्रायंगल में आ गया। फिर बोला है ई इज द सन ऑफ ए, ई ए का पुत्र है। अब ये जो व्यक्ति ए है, ए का एक और पुत्र है ई, जो उसके नीचे आ जाएगा, और क्योंकि पुत्र है तो ये भी एक ट्रायंगल में हो जाएंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो सबसे पहले एक फैमिली ट्री, वंश वृक्ष बना लेते हैं, और वंश वृक्ष बनाने के बाद हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लें कि यहाँ पे कौन क्या है। तो ए एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, इसके 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं ई और डी, और बी के बारे में हमें नहीं मालूम। वो पुत्र भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। लेकिन बी की एक पुत्री है सी, बी ने किसी से शादी करी होगी, किसी से मैरिज करा है, और बी की एक पुत्री है सी। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। देखिए हमसे सी और ई का रिलेशन पूछ रहा है, तो सी और ई के बीच क्या संबंध है। अब देखिए हमें सी और ई इन दोनों का रिश्ता बताना है। तो देखिए बी का जेंडर हमें नहीं मालूम है। अगर मैं ये मान लूं कि सी के पिता बी हैं, तो पिता के भाई क्या होते हैं, चाचा, तो चाचा भतीजी का रिश्ता होगा। और अगर मैं मान लूं कि बी माँ है, जैसे सी की माँ यदि बी है और माँ का भाई होता है मामा, तो मामा और भांजी का रिश्ता हो सकता है। तो मतलब सी का अगर रिश्ता मैं लिखूं तो सी या तो भतीजी है या भांजी है। भतीजी या भांजी। अब मैं ऑप्शन को देखूं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में बोल रहा है भाई बहन, तो ई सी भाई बहन तो नहीं हो सकते हैं, चचेरा भाई बहन भी नहीं हो सकते हैं। देखिए भतीजी और चाचा, मतलब ये अगर सी भतीजी है तो ई चाचा है। तो सी और ई का रिश्ता पूछा है तो सी हो गई भतीजी नीस, और ई हो गए चाचा अंकल। तो नीस और अंकल बिल्कुल सही है। तो समझ में आया क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है सी इज द वाइफ ऑफ बी। देखिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन को पढ़े आप उसको सॉल्व कर लीजिए। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है। मतलब अगर सी पत्नी है तो बी कौन है, पति है, और पति पत्नी को प्लस में दिखाते हैं तो एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। सी बी की पत्नी है।
ई इज द सन ऑफ सी, ई सी का बेटा है, सी का बेटा मतलब दोनों का बेटा है, तो इसके नीचे आ जाएगा ई, और क्योंकि बेटा है तो ट्रायंगल में रखेंगे, ई सी का बेटा है, हो गया। फिर बोला है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, देखिए ए बी का भाई है, तो जो बी है, बी का एक भाई दे रखा है, तो बी के इस साइड, बी के बगल में आ जाएगा ए, जो कि बी का भाई है, बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। एंड फादर ऑफ डी, एंड फादर ऑफ डी, तो ये एंड किसके लिए प्रयोग किया गया है? देखिए हमेशा जब भी एंड प्रयोग होता है, दो स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड है तो एंड हमेशा पहले नाम के लिए यूज करते हैं, ये मैं आपको अच्छे से बाद में समझा दूंगा, अभी इतना ध्यान रखिए, कभी भी अगर एंड का प्रयोग करते हैं तो एंड हमेशा, अगर एंड के पहले दो नाम है तो एंड हमेशा पहले नाम के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैं इसको ऐसा बोलूंगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड ए इज द फादर ऑफ डी, मतलब ये फादर ऑफ डी, डी के पिता कौन है, बी या ए है, तो पहला वाला नाम ए। उसी तरह हिंदी में भी पढ़े, ए बी का भाई है, देखिए ए बी का भाई है और डी का पिता है, डी का पिता कौन है, तो पहले वाला नाम ए डी का पिता है, तो ये जो ए है वो डी का पिता है, तो मतलब मुझे एक के नीचे एक डी बनाना होगा, एक के नीचे डी बनाना होगा। तो जो बोल रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है एंड फादर ऑफ डी, और ये जो ए है, ए के बारे में बोला जा रहा है, और ये ए डी का पिता है, डी का पिता है। अब डी मेल है या फीमेल है, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दर्शाया गया है, चलिए आगे देखते हैं। बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ ई टू डी, तो ई का रिश्ता पूछ रहा है, रिलेशनशिप ऑफ ई का रिश्ता पूछा है किससे, डी से। हिंदी में देखिए, तब ई का डी के साथ, तो हमें ई का रिश्ता बताना है, ई का रिश्ता, तो ई कौन होगा, तो डी के पिता है ए के भाई है बी, भाई का बेटा है ई, तो कोई व्यक्ति है उसके पिता के भाई का बेटा कौन होता है, चचेरा भाई, कौन होता है, चचेरा भाई। तो ऑप्शन देखिए, माता, बहन, भाई, चचेरा भाई, तो हम चचेरा भाई लगाएंगे, डी लगाएंगे, मतलब ई जो है वो चचेरा भाई है, ई जो है आपका वो है आपका चचेरा भाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या बोला है, एम इज द सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र है, तो कोई व्यक्ति एम है, ये पुत्र है, किसी का बेटा है, किसका बेटा है, पी का बेटा है, बोल रखा है एम पी का पुत्र है, एम इज सन ऑफ पी। फिर बोला है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। देखिए क्यू ओ की पोती है, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि यहां शब्द देखिए हु आ रहा है और हिंदी में जो आ रहा है, तो अभी पीछे बताया कि अगर एंड शब्द हो, कभी भी अगर एंड लिखा हो और एंड के पहले अगर दो नाम हो तो पहला वाला नाम एंड को दर्शाता है, और जब हु लिखा हुआ हो और हु के पहले अगर दो नाम हो, हु के पहले अगर दो नाम हो तो दूसरा वाला नाम हु को दर्शाता है, दूसरा वाला नाम हु को दर्शाता है। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं, तो क्या बोला है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, पी हु इज द हस्बैंड, हस्बैंड पी का हस्बैंड कौन है, क्यू है या ओ है, तो हु के पहले दो नाम है क्यू और ओ, तो बाद वाला नाम पी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हु को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ एंड ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, एंड ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। वैसे ही हिंदी में भी देखें, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, तो पी का पति कौन है, क्यू या ओ, तो बाद वाला नाम ओ, तो ओ पी का पति है, ओ पी का पति है। तो ये जो पी का पति ओ है, तो अगर ओ अगर पति है तो पति तो होगा ट्रायंगल में, मतलब पी हो गई पत्नी, पी हो गई पत्नी। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ें, एम इज द सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र है, ठीक है, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है। अब ये जो क्यू है वो ओ की पोती है, तो ओ की पोती कौन होगी बताओ, तो ओ का एक बेटा है एम और एम का एक बेटी है जिसका नाम क्या है क्यू, तभी तो वो पोती होगी, तभी तो वो पोती होगी। क्यू ओ की पोती है, देखो क्यू जो है वो ओ की पोती है, बेटा का बेटी है, पुत्र के पुत्री है, सन का डॉटर है, जो पी का पति है, जो पी का पति, कौन पी का पति है, ओ पी का पति है, ये हो गया। तो एम का ओ से क्या संबंध है, अब देखिए हमसे पूछा है व्हाट इज, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम रिलेटेड, तो मुझे एम का रिलेशन बताना है, एम का रिलेशन बताना है किससे, ओ से, तो इसका रिश्ता बताइए ओ से, ओ से ये ओ का ये कौन है, ओ का ये सन है, सन मतलब बेटा है, सन मतलब बेटा है। अब ऑप्शन को देखें, पुत्र बिल्कुल सही है, फिर दूसरा ऑप्शन डॉटर हो नहीं सकता, माता हो नहीं सकती है, पिता हो नहीं सकते हैं,
तो अब दो बात आप समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। और मैं पहले जो बताया कि अगर एंड लिखा हुआ हो, मैं यहां लिख देता हूं, अगर एंड लिखा हो, अगर एंड के पहले दो अक्षर या दो नाम, कोई भी दो नाम हो, तो एंड हमेशा पहले वाले को रिप्रेजेंट करेगा। और जब भी, और यदि हु लिखा हुआ हो, तो हु जो होता है, तो वो हु हमेशा दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा नाम है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए इतना बात समझ गए, तो अब आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई भाई हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई को भाई बना लीजिए। एक्स और वाई भाई बन गए, दो भाई बन गए, एक्स और वाई भाई बन गए। ठीक है, फिर बोला है आर इज द फादर ऑफ वाई, आर वाई के पिता है। वाई के पिता मतलब दोनों के पिता, दोनों के पिता ऊपर आ जाएंगे, आर वाई के पिता है, दोनों के पिता है। अब यहां ध्यान से समझेंगे, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस टी का भाई है। क्या कहीं एस या टी आपको नजर आ रहा है? तो नहीं, तो एस टी का भाई है। इस बात को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इस बात को अभी थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। आगे पढ़िए, एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, और एक्स का मामा है। तो बात यह है कि एक्स का मामा कौन है? जो बोला है एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो एक्स का मामा कौन है? एक्स का मामा कौन है? एस है या टी है? तो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि दो अलग अलग स्टेटमेंट को एंड के साथ जोड़ा गया है। जैसे एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो दो अलग अलग लैंग्वेज को जोड़ा गया है। तो एक बात, अगर आपको अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर का अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो यदि हम दो सेंटेंस के बीच में अगर एंड का प्रयोग करते हैं और एंड के पहले यदि दो नाम होता है, कोई भी दो नाम रख लीजिए, कोई भी दो नाम है और दो नाम के बाद और है और के बाद एक और सेंटेंस लिखा गया है, तो ये जो और होता है वो हमेशा पहले नाम को रिप्रेजेंट करता है, और हमेशा पहले नाम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। बस समझे? नहीं समझे? हिंदी में देखिए, एस टी का भाई है और एस एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा कौन है? पहला वाला नाम जो कि एस है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। जब भी एंड होगा तो एंड हमेशा पहले नाम को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इसको हटा देते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोला है कि एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। तो एस जो है वो एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा कैसे बनाएंगे? तो एक्स की मां बनाइए। मां मतलब आर का कोई पत्नी है, आर की पत्नी जो कि एक्स की मां है, और मां का जो भाई है, इस मां का जो भाई है उसका नाम एस है, ताकि एस एक्स का मामा बन जाए। एस एक्स का मामा बन गया। अब इस बात को देखिए ध्यान से, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस टी का भाई है। तो ये जो एस है वो टी का भाई है। तो टी कौन है? टी कौन है? तो यहां तीन पॉसिबिलिटी है। दो क्या, तीन पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि टी ये हो सकता है कि टी जो इसकी मां हो यही हो सकता है एस की कोई दूसरी बहन हो जिसका नाम टी हो सकता है एस का कोई दूसरा भाई हो जिसका नाम टी हो। मतलब टी लिखने के तीन पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि जो एस है वो टी का भाई है, तो एस भाई किसका किसका हो सकता है? एक्स की जो मां है उसका भी भाई हो सकता है मां के अलावा कोई दूसरी बहन हो एस की, उसका भाई हो सकता है एस का एक दूसरा भाई हो, उसका भी भाई हो सकता है। मतलब टी लिखने के यहाँ तीन पॉसिबिलिटी है। मैं तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ दर्शा दिया। एक ये वाला पॉसिबिलिटी पूरा फिगर कि टी मां हो गई, एक ये वाला टी जो एक्स की मौसी हो गई, मां की बहन मौसी हो गई, और एक हो गया टी जो एक्स का कोई दूसरा मामा हो गया। समझ में आया? तीनों पॉसिबिलिटी लेके आपको चलना है ताकि क्वेश्चन में आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अब क्वेश्चन में बोला है आगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टी टू आर। तो देखिए टी का आर से, तब आर से टी का, तो ये टी कौन है? ये वाइफ है। तो अगर मैं यहां पे आंसर करूं, जिसको आंसर करूं, तो ये वाइफ हो जा रही है, ये वाइफ है, ये वाली टी वाइफ है। ये वाला टी क्या है? तो आर की पत्नी, और पत्नी की बहन क्या होती है? साली। साली मतलब सिस्टर इन लॉ, इसको साली बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। और आर की पत्नी, पत्नी का भाई अगर टी है तो वो साला होता है, जिसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। साला होता है ब्रदर इन लॉ। मतलब टी आर से तीन प्रकार से संबंधित हो सकता है। या तो टी डायरेक्ट आर की पत्नी है, या तो टी आर की पत्नी की बहन है जो कि साली है, या तो टी आर की पत्नी की भाई है जो कि साला है।
अब ऑप्शन चेक करिए, क्या कहीं पत्नी, साली या साला दे रखा है? देखिए यहां पत्नी दे रखा है, साला साली कहीं ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि ये वाला पॉसिबिलिटी सही है, ये पॉसिबिलिटी है तो सही, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। अब यहां देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, यदि P Q का पति है, यदि P Q का पति है, सबसे पहले P को पति बना दीजिए। किसका पति बना दीजिए? Q का। P Q का पति है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। अब R जो है वो मां है, किसकी मां है? S और Q की। ठीक है ना, हिंदी में पढ़े तो क्या बोल रहा है? और R कॉमा S और Q की माता। यहां पे जो और है वो और नहीं है जो हम पहले पढ़े थे। यहां दो स्टेटमेंट को जोड़ा नहीं जा रहा है, दो स्टेटमेंट को जोड़ा नहीं जा रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। P Q का पति है, ये बात खत्म। अब एक नया बात शुरू होता है कि और R कॉमा दे रखा है ना, तो और R पढ़ के रुक जाइए थोड़ा। और R S और Q की माता है, तो S और Q की मां कौन है? R। इसलिए मैं बोला ब्लड रिलेशन के कभी कभी क्वेश्चन आपको अगर हिंदी में ना समझ में आए तो आपको इंग्लिश देखना पड़ेगा, और इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी देखना होगा। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कोशिश करो दोनों ही लैंग्वेज में कमांड रखने की, हिंदी और इंग्लिश में। अब यही इंग्लिश में देखें तो हमको आसानी से समझ में आ रहा है कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। R मां है S और Q की, लेकिन यहाँ पे और R कॉमा S और Q की माता है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान से पढ़ना इसको ऐसे है कि और R पढ़ के रुक जाएंगे थोड़ा, फिर S और Q की माता है। S और Q की माता कौन है? R। अब देखिए ये Q है और S और Q दोनों की मां है, तो मतलब Q के बगल में कोई S होगा, इसका भाई या बहन, हमको नहीं पता। S या तो भाई हो सकता है या बहन, और इन दोनों Q S की एक मां है, मतलब इन दोनों के ऊपर हो जाएगी इनकी मां, जो कि कौन है? R। R Q और S की मां है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ R टू P? तो R का रिश्ता पूछा है, R का रिश्ता पूछा है किससे? P से। देखिए P की पत्नी है Q, और पत्नी की मां क्या होती है? सास होती है, और सास को बोलते हैं मदर इन लॉ। तो ऑप्शन में देखिए दे रखा है मदर इन लॉ सास, मदर इन लॉ दे रखा है आपको सास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है, ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। मतलब कोई व्यक्ति है ए, वो किताब एक पढ़ रहा है और वो देख रहा है कि किताब का जो ऑथर है उसको वो जानता है, मतलब किताब लिखने वालों को वो जान रहा है। कोई बात नहीं, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, आगे पढ़े। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। अब ये जो बी, लेखक जो बी है, देखिए यहां बोल रखा है सी का चाचा लेखक बी है, तो ये जो लेखक बी है ये चाचा है, किसका चाचा है? सी का। ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सबसे पहले आप एक सी बना लीजिए, और सी के चाचा मतलब सी के कोई पिता होंगे, और पिता के भाई हो गए, और पिता के भाई कौन हो गए? पिता के भाई हो गए ऑथर बी, जो कि चाचा है। पिता के भाई ऑथर बी, जो कि चाचा। ऑथर बी इज दी पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी का चाचा लेखक बी है, हो गया, ठीक है। अब बोला ए की पुत्री सी है। अब देखिए यहां पे दो कंडीशन बनता है, या तो हो सकता है कि ए यही हो, मतलब बी का जो ये वाला भाई जो है जिसका नाम हमें नहीं पता था, हम इस यही ए हो, और ए की पुत्री सी हो, ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहां दो कंडीशन बन रहा है, दूसरा कंडीशन बना लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई है सी, और सी के कोई पिता है, पिता के भाई बी है, पिता के भाई ये बी है जो सी के चाचा है। अब बोला है सी इज दी डॉटर ऑफ ए, तो हमने मान लिया कि सी इसी इनकी पुत्री है, मतलब ये जो बी का जो भाई है उसी की पुत्री है। तो पुत्री तो मां की भी हो सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जो ए जो बताया जा रहा है सी इज दी डॉटर ऑफ ए, ऐसा सोच सकते हैं कि जो हो सकता है ए जो हो इसकी पत्नी हो और इनकी पत्नी का नाम ए हो, इनकी पत्नी का नाम ए हो। अगर ऐसा करने से भी हमारे क्वेश्चन में कोई मतलब अर्थ बदलेगा नहीं, कोई भी अर्थ में मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो। देखिए बी सी का चाचा है और सी ए की पुत्री है, ए हो सकता है इसके पिता हो जो बी के भाई है, सी बी जो है सी के चाचा है, और हो सकता है सी जो पुत्री है वो ए की पुत्री हो और ए उसकी मां है, और मां के जो पति है वो बी के भाई है जिन पति का नाम नहीं मालूम। क्या दिक्कत है? तो अर्थ दोनों में एक ही है। तो बोला है हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो हमें बी का रिश्ता बताना है, बी का रिश्ता बताना है ए से। अगर यहां पे देखें तो बी ए का कौन है? भाई है। अगर यहां से देखा जाए तो बी ए का कौन है? भाई है।
लेकिन इससे अगर देखें तो बी ए का कौन है, ए का पति और पति का भाई कौन होता है, देवर। ए का पति और पति का भाई कौन होता है, देवर। मतलब बोलने का मतलब कि यहाँ पे दोनों आंसर पॉसिबल है, भाई भी पॉसिबल है और देवर भी पॉसिबल है। अब आपको ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन में देखिए देवर नहीं है, भाई है, तो मैं भाई को टिक कर दूंगा। मतलब ये वाला केस नहीं है, यही केस सही है। मतलब क्वेश्चन में यह एज्यूम कर लिया गया है जो सी जो बोला था ए की पुत्री है, तो जो बी का जो भाई था उसी को हमने ए मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको लगे कि दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी बना लीजिए, दोनों का आंसर देख लीजिए, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में बोला है ए इज बीज ब्रदर। तो सबसे पहले हम ए को भाई बना देते हैं, ए बी का भाई है, तो ए भाई बन गया बी का, ए भाई बन गया बी का। अब बोला है सी इज एज मदर, सी ए की माँ है, मतलब दोनों की माँ सी है, सी इनके ऊपर, सी ए की माँ है। डी इज सी इज फादर, अब डी है वो सी के पिता है, वो इनके ऊपर, डी सी इज फादर। एफ इज एज सन, अब एफ इज एज सन मतलब एफ ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र, ए ने किसी से शादी करी होगी और इसका पुत्र है एफ, एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, बन गया। तब एफ का डी से, हमें एफ का रिश्ता पूछा है, एफ का रिश्ता पूछा है डी से। अब बताइए डी की बेटी, बेटी का बेटा, अब बेटा का बेटा। तो देखिए आपको पहले भी बता रखा हूं कि ये इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये दादा दादी नाना नानी तक होते हैं। अब दादा दादी नाना नानी से ऊपर जो होते हैं वो परदादा परदादी या पर नाना पर नानी लग जाते हैं। मतलब जब 3 जनरेशन ऊपर चले जाते हैं तो पर या ग्रेट शब्द का यूज होता है। हिंदी में पर लगा देते हैं और अंग्रेजी में, इंग्लिश में ग्रेट लगाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैं एफ का रिश्ता बता रहा हूं तो एफ का रिश्ता क्या हुआ, एक तो पर लग गया, पर लग गया, और क्योंकि ये लड़का है तो पोता लग गया, पर पोता, जिसको इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंड सन बोलेंगे। जब भी 3 जनरेशन नीचे बात चले जाए तो हिंदी में पर, इंग्लिश में ग्रेट, लड़का है तो पोता और लड़की है तो पोती, तो ग्रेट ग्रैंड सन। देखिए ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन, ग्रेट ग्रैंड सन। समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। 17 में बोला है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। मतलब किसी फैमिली में ए से लेके एफ तक 6 सदस्य हैं। नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। परिवारों में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। मतलब कि जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं। तो मतलब 6 अगर व्यक्ति हैं तो 6 में 3 मेल 3 फीमेल। ये हो गया, आगे बढ़िए। ए एंड ई आर दी सन्स ऑफ एफ। ए और ई एफ के बेटे हैं। मतलब कोई व्यक्ति एफ है, कोई व्यक्ति एफ है, इसके 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। कौन कौन बेटे हैं, ए और ई, ए और ई 2 बेटे हैं, मतलब 2 मेल हो गया। अभी एफ के बारे में हमको नहीं मालूम, ए और ई एफ के बेटे हैं। आगे बढ़िए। बी ए का पुत्र है। अभी एक ने किसी से शादी करी और उसका एक पुत्र है बी, तो बी के नीचे आ गया, ए के नीचे आ गया बी, तो बी पुत्र है, बी ए का पुत्र है। बोला है बी सन ऑफ ए। तो देखिए तीनों मेल हो गए ना, हमें 3 मेल बोला था, 3 मेल हो गए। मतलब ये पता चलता है कि ये फीमेल है। अब अपने आप पता चल गया कि ये फीमेल है। अब हमें 2 फीमेल और चाहिए क्योंकि 6 परिवार में 6 सदस्य हैं। अब आगे पढ़िए। बी ए का पुत्र है, हो गया। डी 2 बच्चों की माँ है। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की। अब देखिए अगर एफ अगर माँ है तो इसके तो 2 बच्चे ए और ई हैं, दोनों लड़के हैं। तो जो डी माँ है तो डी माँ कौन हो सकती है, तो ए ने किसी से शादी करी होगी तभी तो बी हुआ था। तो मतलब ए की जो पत्नी है उसका नाम डी है, ए की पत्नी है उसका नाम डी है। ये खुद समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। 3 मेल हो गए, अब हमको 3 फीमेल देखने हैं। तो एक फीमेल एफ मालूम है, तो बोल रहा है डी 2 बच्चों की माँ है। तो यहां तो शादी केवल ए की हो रखी है, ए की जिससे शादी हुई वो डी है। तो डी 2 बच्चों की माँ है, डी इज मदर ऑफ 2, 1 बॉय, एक बॉय है वो बी है, एंड 1 गर्ल, मतलब डी के नीचे एक गर्ल बनाइए। मतलब ए और डी के 2 बच्चे हैं, बी एक लड़का और एक लड़की। लड़की कौन है, तो कौन सा नाम छूट गया, देखिए ए बी सी नहीं हुआ, मतलब ये सी है, और डी ई एफ। तो परिवार में 6 सदस्य हो गए, परिवार में 6 सदस्य हो गए, 3 मेल और 3 फीमेल। समझ में आता है। अब देखिए आगे क्या बोला है। तब सी का ए से किस प्रकार संबंधित है, तब सी ए से, तो सी का रिश्ता बताना है, सी का रिश्ता बताना है किससे, ए से। तो ए की सी कौन है, बेटी है, बेटी है मतलब पुत्री है, पुत्री मतलब डॉटर है। तो ऑप्शन में देखिए पुत्री या डॉटर कहीं दे रखा होगा, पुत्री और डॉटर, बेटी या डॉटर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन देखिए अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो हैं लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप अगर फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक में देखोगे बहुत सारे पेज पे, बहुत सारे क्विज में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ईच चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एटलीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स।
एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, 4 ब्रदर्स हैं एंड 3 सिस्टर्स हैं परिवार में। ये कम से कम है, मिनिमम बोला गया है, कम से कम इतने होने चाहिए। तो ईच चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एटलीस्ट 4 ब्रदर्स, कम से कम 4 भाई एंड 3 सिस्टर्स, कम से कम 3 बहन होनी चाहिए। देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो परिवार में कम से कम कितने बच्चे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि सर 4 और 3 7, कि 7 बच्चे होंगे। ये बिल्कुल गलत है, 7 बच्चे नहीं होंगे। मैं दिखाता हूं आपको, इसको हटा देते हैं। देखिए, अगर मैं 4 भाई बना लूं, 4 भाई मतलब 4 ट्रायंगल बना लेता हूं, 4 भाई बना लेता हूं और 3 बहन। आपके हिसाब से अगर 7 बच्चे हैं परिवार में, अगर 7 बच्चे हैं तो 4 भाई 3 बहन बना लिया। क्वेश्चन में बोला है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं। एक बात बताओ, इसके कितने भाई हैं? अगर ये कोई एक भाई है तो इसके कितने भाई हैं? इसके तो 3 ही भाई हुए, तो ये खुद अपने आप को भाई तो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो इसके 4 भाई होने चाहिए। इसके 4 भाई कब होंगे? जब एक भाई एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए, इसके कितने भाई हैं? 4 भाई। इसके कितने भाई हैं? 4 भाई। इसके कितने भाई हैं? ये दोनों 4 भाई। इसके कितने भाई हैं? 4 भाई। इसके कितने भाई हैं? 4 भाई। तो 4 भाई होने के लिए कम से कम 5 लड़के होने चाहिए, ताकि हर लड़का के कम से कम 4 भाई हो जाए। उसी प्रकार से अब मैं पूछूं कि इस लड़के के बहन कितनी है, तो 3 बहन है। ऐसे ही हर लड़के की कितनी बहन है? 3 बहन है। तो क्वेश्चन में बोला ही है कि हर लड़के का कम से कम 4 भाई होना चाहिए, मतलब हर बच्चे का कम से कम 4 भाई होना चाहिए और 3 बहनें होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इस पे, अगर मैं इसका पूछूं तो इसकी कितनी बहन है, तो इसकी तो 2 ही बहन है। तो बोला है हर बच्चे की 3 बहन। तो 3 बहन कब होगी? जब एक बहन हम बढ़ाएंगे, एक बहन बढ़ा देंगे। अब देखिए, हर बच्चे की कम से कम 3 बहन हो गई, हर बच्ची की कम से कम 3 बहन हो गई। तो देखिए, इसकी 3 बहन हो गई, यार भाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 भाई हो गए। तो बोलोगे सर कम से कम तो 4 ही बोला है, तो कम से कम 4 बोला है, अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 भाई होने चाहिए। इसके कम से कम 4 भाई होने चाहिए। लेकिन अगर मैं 4 भाई सिर्फ बनाऊं, एक भाई ना बनाऊं, तो एक लड़के का 3 ही भाई होगा। तो 4 भाई बनाने के लिए हमको कितने बॉयज बनाने होंगे? 5 बॉयज बनाने होंगे। हर बच्ची का, हर लड़की का 3 बहन बनाने के लिए हमें कितने बहनें बनानी होंगी? 4 लड़कियां बनानी होंगी, 4 गर्ल्स बनाने होंगे। तो देखिए, 5 बॉयज हो गए और 4 गर्ल्स, 9। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा सकाऊंगा और आप भी समझ सके होंगे, ठीक है। ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन, तो ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक खतरनाक सवाल है, ये भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट हम परिवार वृक्ष, वंश वृक्ष, फैमिली ट्री नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या बोला है। बोला इन अ फैमिली देयर आर 1 ग्रैंडफादर एंड 1 ग्रैंडमदर। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है। देयर आर 2 फादर्स एंड 2 मदर्स। 2 पिता और 2 माताएं हैं। देयर आर 3 चिल्ड्रेन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन इन द फैमिली। ऐसे करके बहुत सारे रिश्ते गिना रखा है वो। और लास्ट में पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए, बहुत सारा अच्छे से एकदम दिमाग लगा के सोचना है, दिमाग लगाना और सोचना है कि एक परिवार में हम एक एक करके चलते हैं। एक परिवार में एक दादा और एक दादी है, मतलब एक दादा, मतलब टॉप जनरेशन में, दादा दादी के जनरेशन में 2 ही व्यक्ति हैं, एक दादा और एक दादी। अब जैसे ही आप एक दादा एक दादी बनाते हो, मतलब इसके नीचे एक जनरेशन, एक पीढ़ी होगा, उसके नीचे एक और जनरेशन, एक पीढ़ी होगा, 3 ही पीढ़ी हो सकता है। अगर 4 पीढ़ी होगा तो ये परदादा बन जाएंगे। तो परदादा नहीं है, ये क्या है? दादा है। 3 जनरेशन का सवाल है, पहले स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया। अब बोला है देयर आर 2 फादर्स एंड 2 मदर्स। अब एक बात बताइए, ये तो खुद एक पिता है, तो एक पिता और एक माता, एक पिता और एक माता तो यही है। तो हमें दूसरे पिता और दूसरे माता को बनाने की जरूरत है। और आपको मालूम है कि परिवार 3 जनरेशन का है, मतलब इसके नीचे इसका कोई एक लड़का होगा और कोई एक पत्नी होगी। तो देखिए, 2 माता हो गई, 2 माता और 2 पिता हो गए, 2 माता और 2 पिता हो गए, ठीक है। आगे देखिए, फिर बोला है देयर आर 4 चिल्ड्रेन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन। अभी के 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन की बात हो रही है। अब 4 चिल्ड्रेन, तो 4 चिल्ड्रेन में एक चिल्ड्रेन तो यही हो गया ना, मतलब इस दादा दादी के एक बेटा हो गया, बेटे ने के लिए शादी करी, एक बेटा, तो मतलब दादा दादी के लिए एक बच्चा तो यही है। 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन, 3 पोता पोती होने चाहिए। परिवार में 4 बच्चे, एक बच्चा ये, और 3 पोते पोती, मतलब इसके नीचे 3 व्यक्ति और आएंगे, मतलब इन दोनों के 3 बच्चे आएंगे। बच्चे में लड़का होगा या लड़की होगा अभी हमें नहीं मालूम, हमें इतना मालूम है कि 4 बच्चे हैं, एक ये और 3 इसके नीचे, क्योंकि 3 पोते पोती हैं, ठीक है। आगे चलिए, देयर आर 4 चिल्ड्रेन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन इन द फैमिली।
फिर बोला है देयर आर वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। अब देखिए एक भाई और दो बहन, तो एक भाई मतलब यही भाई बहन हो सकता है ना, यही भाई बहन हो सकता है। एक को भाई बना दो, एक भाई और दो बहन, एक भाई और दो बहन बना दिया। देयर आर वन ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स, एक भाई और दो बहनें हैं। फिर बोला है टू सन्स एंड टू डॉटर्स, दो बेटे और दो बेटियां हैं। दो बेटे कौन है, एक तो बेटा ये हो गया, एक बेटा ये हो गया, मतलब ये दादा का एक बेटा और बेटे का एक बेटा, दो बेटा और दो बेटियां, ये दोनों बेटियां हो गई, इसकी दो बेटियां हो गई, दो बेटियां हो गई। एक सास और एक ससुर है। अब देखिए ये जो इस दादा दादी के जो लड़के ने इस पे शादी करी, तो इस वाइफ के लिए ये एक सास है और ये एक ससुर है, ये दोनों सास ससुर हो गए, एक सास और एक ससुर है। और एक पुत्र वधु है। अब इन दोनों के लिए ये एक पुत्र वधु है, इन दोनों के लिए एक पुत्र वधु है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार में मात्र 2, 2, 4 और 3, 7, मात्र 7 सदस्य हैं। आपको क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा कि बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन बहुत सारे सदस्य नहीं है। एक व्यक्ति के बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। जैसे देखिए ये एक व्यक्ति के बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। ये किसी का ससुर भी हो सकता है, किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के दादा हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, क्या करना है देखते चलिए। इन अ फैमिली देयर आर वन ग्रैंडफादर एंड वन ग्रैंडमदर। इस स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 जनरेशन का क्वेश्चन है, 3 जनरेशन फैमिली है। एक दादा एक दादी बना लिए। देयर आर 2 फादर्स, एक फादर ये खुद है, और 2 मदर्स, एक मदर ये खुद है। एक फादर एक मदर खुद है, हमें एक फादर एक मदर ढूंढना है। क्योंकि ये दादा है, मतलब दादा किसका होता है, तो पिता के पिता का मतलब कुछ बच्चे होंगे, बच्चे के कोई पिता होंगे, पिता के पिता ये होंगे, तो इसका एक बेटा बना लिए। तो देखिए देयर आर 2 फादर्स, 2 पिता हो गए, ये दोनों पिता हो गए। फिर बोला है 2 मदर्स, ये दोनों माताएं होगी, ये दोनों माँ हो गई, दोनों मदर्स हो गए। देयर आर 4 चिल्ड्रेन, एक बच्चा ये हो गया, 3 बच्चे नीचे हो गए। फिर देयर आर 1 ब्रदर 2 सिस्टर, एक भाई 2 बहन हो गए। 2 सन्स, 2 बेटे हो गए, एक बेटा ये हो गया। फिर 2 डॉटर्स, ये दोनों बेटियां हो गई। फिर 1 फादर इन लॉ, एक ससुर हो गया। 1 मदर इन लॉ, एक सास हो गई, और एक 1 डॉटर इन लॉ, एक पुत्र वधु हो गई। तो कुल कितने सदस्य हैं? 7 ही सदस्य हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ब्लड रिलेशन के सारे डाउट्स समझ में आ रहे होंगे आपको, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही रखता हूं, मैं जल्द आपके सामने इसके आगे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तो मैं आपको पहले बताया था कि जो हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पजल टाइप कंप्लीट हो गया, पजल टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में हम कोडिंग वाले क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कि ब्लड रिलेशन में कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो इन 2 लेक्चर में हमने 19 क्वेश्चन करे, 19 क्वेश्चन में आपके पजल के सारे डाउट खत्म हो जाने चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।